Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Daroli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanvi. Students, हम क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। आज हमने यूनिट 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स की क्योंकि चैप्टर के टॉपिक्स जितने भी हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने उसकी असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट होगी जी 10.1। एग्जाम्पल्स में सॉल्व नहीं कर रहा, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बुक में सॉल्व की हुई हैं। मैं असाइनमेंट सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। असाइनमेंट 10.1 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स with a frequency of 0.5 Hz, what is its time period? एक बात याद रखिए, जिस टाइम हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है जी गिवन डेटा, सेकेंडली हमारे पास होता है जी टू फाइंड, थर्ड में हमारे पास स्टार्ट होता है जी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम फार्मूला ऐड कर रहे होते हैं, और लास्ट में हमारे पास उसका रिजल्ट आता है। जो भी स्टेटमेंट होगी उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक गिवन डेटा और एक टू फाइंड, और जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो गिवन डेटा और टू फाइंड को सामने रख के हम अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट है when an object oscillates with a frequency of 0.5 Hz, what is its time period? हमारे पास गिवन डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन है जी, फ्रीक्वेंसी, और इसका सिंबल है हमारे पास f 0.5 Hz। टू फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, टू फाइंड हमने करना है जी उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंबल जो है वो कैपिटल टी है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन में आई नो दैट, मुझे पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, हमारे पास रेसिप्रोकल है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था, देन कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यूज लगा लें जी, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/f, 1/0.5, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा जी 0.2 सेकेंड, जो उसकी यूनिट है। ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा जी, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट 10.2 और पेज नंबर 6, बुक का पेज नंबर 6 और असाइनमेंट है जी 10.2। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं जी क्या कह रहा है। इसकी स्टेटमेंट में देखें तो वो कह रहा है जी, डिटरमाइन द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग डिस्प्लेस्ड 1.5 मीटर विद द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 30 न्यूटन मीटर। आपने इसमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है डिटरमाइन द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स आपने फाइंड करके देनी है। स्प्रिंग डिस्प्लेस जो हुआ है वो कितना हुआ है आपके पास 1.5 मीटर, और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो 30 न्यूटन पर मीटर है। तो हम क्या करते हैं जी, गिवन डेटा में जो स्प्रिंग आपके पास
डिस्प्लेस हुआ है यानी एक्सटेंड हुआ है, x इज इक्वल टू 1.5 मीटर। और स्प्रिंग कांस्टेंट हमें पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल है K, विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर। टू फाइंड, आपने क्या फाइंड करना है जी? टू फाइंड द रीस्टोरिंग फोर्स, F कौन सी? रीस्टोरिंग आपने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन पे आ जाए। आई नो दैट हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, F रीस्टोरिंग के लिए माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। पुटिंग द वैल्यूज, तो हमारे पास बनेगा जी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, F रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस 30 न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना है जी? 1.5 मीटर, मीटर मीटर से कैंसर, 30 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 30 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 40, ये हमारे पास बनेगा जी 45 न्यूटन। रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस 45 न्यूटन, ये हमारे पास थी जी असाइनमेंट 10.2। इसी तरह हमारे पास पेज नंबर 8 पे असाइनमेंट है जी 10.3। अभी उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है जी? ए बॉडी ऑफ मास 0.2 kg is attached to a spring placed on frictionless horizontal surface. The spring constant of a spring is 4 Newton per meter. Find the period of oscillating mass spring. कह रहे जी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है जी 0.2 kg और उसको इज अटैच टू ए स्प्रिंग, उसको आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किए हुए हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो 4 न्यूटन पर मीटर है। आपने स्प्रिंग का पीरियड फाइंड करके देना है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले मेरे पास मास आ गया और मास का सिंबल है जी m, विच इज इक्वल टू 0.2 kg। इसी तरह सेकंड जो चीज गिवन है वो गिवन है जी स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के जो हमारे पास गिवन है जी 4 न्यूटन पर मीटर। टू फाइंड द पीरियड, पीरियड मीन आपने उसका टाइम पीरियड का सिंबल टी आपने उसको फाइंड करके देना। देखिए एम मैस गिवन है, इट मीन मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है। सॉल्यूशन में आई नो दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के। पुटिंग द वैल्यूज, then t is equal to 2 multiplied by 3.14, पाई की वैल्यू या 22/7, स्क्वायर रूट में m बाई के, m है जी 0.2 डिवाइडेड बाई के हमारे पास थी 4, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई, चेक करते हैं जी 0.2 डिवाइडेड बाई 4 किसके इक्वल है जी? 0.2 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा जी 0.05 के, और इसका बाद में इसके रूट चेक करें, जो भी इसका रिजल्ट आएगा जी इसके रूट तो ये मेरे पास बन जाएगा जी
0.05। ये मेरा कैलकुलेटर अभी सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ से इसके रूट से बाहर निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये बन रहा है जी t इज इक्वल टू 6.28 स्क्वायर रूट ऑफ 0.05। इसका स्क्वायर रूट चेक किया तो ये हमारे पास आ रहा है जी t इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.2236 तकरीबन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के रिजल्ट में आ जाएगा जी 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.2236, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.4 सेकेंड्स। ये मेरे पास इसका क्या आ रहा है जी, रिजल्ट आ रहा है। पीरियड ऑफ द स्प्रिंग इज नॉन एज इज इक्वल टू 1.4 सेकेंड। इसी तरह हमारे पास जी पेज नंबर 10 पे असाइनमेंट 4 है जी, 10.4 है जी। ये हमारे पास थी जी 10.3 और अभी हमारे पास है जी असाइनमेंट नंबर 10.4। 10.4 में कह रहे जी एट व्हाट एंगल मस्ट ए पेंडुलम बी प्लेस्ड टू क्रिएट restoring force of 14 Newton on a bob with a mass of 500 gram. At what angle must a pendulum be displaced? पेंडुलम कौन से एंगल पे डिस्प्लेस हुआ है और उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स थी वो आपके पास है 4 न्यूटन और उसका जो मास है वो 500 ग्राम हमारे पास आ गया। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम बात करेंगे जी मास के ऊपर। उसका सिंबल m है और m जो है वो मेरे पास है जी 500 ग्राम है और सेकेंडली मेरे पास उसकी रीस्टोरिंग फोर्स है जो मेरे पास है जी F रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो 4 न्यूटन है। टू फाइंड आपने क्या करना है, उसका एंगल फाइंड करना है। अब देखिए मास को अगर चेक किया जाए तो मास जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, ग्राम में है। तो 1 kg मुझे पता है, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। देन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000। 500 ग्राम इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 0. इसको किलोग्राम में चेंज करें तो 0.5 kg। सिंपल किया है, 500 को 1000 पे डिवाइड किया है। ये इधर से भी कर सकते हैं, 500 मल्टीप्लाई बाय ग्राम, 1 ग्राम में कितने उस तरह भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है टू फाइंड थीटा। सॉल्यूशन में चेक करें। जिस टाइम पे हम मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम स्टडी कर रहे थे या सिंपल पेंडुलम का सिस्टम हम स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था जो हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट था वो हमारे पास था जी वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के अलावा आपके पास एक्स कंपोनेंट उस डायरेक्शन में था और यदि हमने वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि वाई कंपोनेंट वहाँ पे किस तरह इफेक्टिव है। तो मुझे पता है रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, ये हमने कहीं पे पढ़ा है, -W साइन ऑफ थीटा। तो एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू W होता है -mg, W होता है mg और साथ -mg साइन ऑफ थीटा। मुझे साइन थीटा पहले चाहिए जी, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू -f रीस्टोरिंग डिवाइडेड बाय mg। वो सही पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका सबसे पहले चेक करते हैं जी, थीटा लास्ट में फाइंड करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू एफ रीस्टोरिंग गिवन है जी
4 न्यूटन और साथ माइनस है डिवाइडेड बाय मैस भी गिवन है जी। मैस कितना है जी 0.5। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी न्यूटन। तो अगर मैं इसको चेक करूँ तो नीचे है जी मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 4.9 नीचे डिवाइड में बन रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू -4 न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बन रहा है जी 4.9 मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर से कैंसिल। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 4.9 ये बनेगा जी 0.816 तकरीबन। साथ माइनस भी होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.816 माइनस मुझे थीटा चाहिए तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जी इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साथ माइनस भी है 0.816 हो जाएगा जी। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर आप चेक कर लें साइन इनवर्स ऑफ दिस वन किसके इक्वल आ रहा है तो वो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा जी एंगल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास पेज नंबर 11 पे असाइनमेंट 10.5 है। पेज नंबर 11 पे बुक की असाइनमेंट है जी 10.5। चेक करते हैं जी उसकी स्टेटमेंट को। उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8,954 meter. If a pendulum with a length of 1.00 meter has a period of 2.01 second, ये मेरे पास आ जाएगी। What is the gravitational field strength at the top of the Mount Everest? And altitude उसकी जो हाइट है वो मेरे पास 8,954 मीटर है। अगर पेंडुलम की लेंथ जो है वो आपके पास 1 मीटर हो और उसका टाइम पीरियड आपके पास 2.01 यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम L इज इक्वल टू ये मेरे पास है जी 1.00 मीटर यानी 1 मीटर मेरे पास आ गई। वैसे 1.00 फिजिक्स में होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से आप 1.00 एग्जैक्ट वैल्यू वो सिग्निफिकेंट के लिए यूज किया जाता है एंड हैज अ पीरियड ऑफ 2.01 सेकेंड। पीरियड मीन टाइम पीरियड 2.01 सेकेंड और उसका एल्टीट्यूड हाइट 8,954 मीटर। और क्वेश्चन उसका ये है फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने स्मॉल जी को फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हमने पेंडुलम के लिए फार्मूला पढ़ा था T इज इक्वल टू 2π/L/g। मुझे जी चाहिए क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड T स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4π² L डिवाइडेड बाय G। स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा L/g। मुझे जी चाहिए तो इसको मैं साइड पे शिफ्ट करूं तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L। जी के लिए क्या हो जाएगा जी 4π² L डिवाइडेड बाय कैपिटल टी स्क्वायर। देन जी इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यूज 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर इंटू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय 2.01 का स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय
3.14 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा जी, 3.14 का स्क्वायर जो है वो होगा जी 9.8596, 9.8596 डिवाइडेड बाय 2.01 का स्क्वायर होगा जी, स्क्वायर ऑफ 2.01 जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 4.0401, ऊपर मल्टीप्लाई करें जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8596, तो ये बन रहा है जी ऊपर 39.4384 डिवाइडेड बाय 4.0401, तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 4.0401, तो ये जी की वैल्यू आ जाएगी जी 9.76, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया जी। इसी तरह अगर आप आ जाएं जी पेज नंबर 19 पे, और वहाँ पे हमारे पास है जी असाइनमेंट 10.6, और ये मेरे ख्याल में इस चैप्टर की लास्ट असाइनमेंट है। अभी इसको आपने सॉल्व करना है जी, असाइनमेंट 10.6, और इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, ए साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ 1.7 into 10 power minus 2 meter. Calculate the frequency of the sound if its velocity is 343.4 meter per second. यानी हमारे पास साउंड की जो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का सैंपल लैम्डा है 1.7 10 पावर -2 मीटर। ये मेरे पास उसकी वेवलेंथ आ गई। कह रहे हैं उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें अगर उसकी वेलोसिटी v जो है वेलोसिटी 343.4 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, तो आपने उसका क्या फाइंड करना है जी, तो फाइंड में आपने क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी की सैंपल f आपने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में आ जाए, आई नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मैंने f फाइंड करना है डिवाइडिंग लैम्डा ओवर बोथ साइड्स, देन v बाय लैम्डा इज इक्वल टू f, यानी f का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा। v हमारे पास गिवन है जी 343.4 डिवाइडेड बाय लैम्डा जी 1.7 इंटू 10 पावर -2। अब हम क्या करेंगे जी, 343.4 डिवाइडेड बाय 1.7 चेक करते हैं, 343.4 डिवाइडेड बाय 1.7, तो ये 245.28, ये 10 की पावर माइनस, नीचे माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, और यूनिट क्या होगी हर्ट्ज। ये हमारे पास क्या होगी जी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। स्टूडेंट्स, ये हमारी 10th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स की असाइनमेंट्स थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।